नमस्ते दोस्तों। हिंदी की मनोरम, चुनिंदा और खूबसूरत कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज कथा कथन की श्रृंखला में सुनिए उभरती हुई हिंदी लेखिका कल्पना मनोरमा जी की लिखी हुई कहानी महोदय। तो शुरू करें कहानी महोदय। शादी घर की हो या बाहर की, हजार काम लेकर आती है। क्या मीरचंदानी से खाते हुए घर चलें? जल्दी सोएंगे तभी सुबह जल्दी निकल सकेंगे। देवर की शादी के लिए शॉपिंग से लौटते हुए मैंने पति से कहा। उस पर आपने कहा, अरे यार, बाहर का खाना नो नो, तुम चिंता मत करो, मैं मदद करूंगा। साथ में कॉफ़ी पियेंगे और ढेर सारी बातें। छुट्टी पर हूं ना। विश्वास मुझे करना था सो कर लिया। फिर भी बंदा अगर एक चम्मच भी इधर से उठाकर उधर रख देता तो बुद्धू बनने का दुख कम होता। ऊपर से थकान ज्यादा है, इसलिए सोने जा रहा हूं, वरना क्या मेरा साथ देते। नींद उड़ी आंखें और खिसियाया मन जब खर्राटों से विचलित होने लगा तो मैंने उनकी नाक दबा दी। आवाज से राहत तो मिली, लेकिन थकी पलकें भीगती चली गईं। बेवक्त के हंगामे से नींद कोसों दूर छिटक गई। जल्दी से सॉरी बोलकर मैंने करवट बदल ली। सांसों का तूफान थमा तो सोने की कोशिश करने लगी। बहुत देर इधर उधर करते हुए जब बिस्तर चुभने लगे तब घड़ी देखी। सुबह के 5 बज रहे थे। चुपचाप बालकनी में आकर बैठ गई। झुंझलाहट से भरी देह और सुबह की नरमाहट, बचपन की सुधियां मचल पड़ी। ऐसे धुंधलके में लैम्प जलाकर माँ मुझे पढ़ने बैठा देती थी। रात तब भी मुझे शांत भाव से ही ताकती थी और अधसोई माँ को मैं। वो अलग बात थी, तब मेरी नींद कभी खुलना नहीं चाहती थी और माँ मुझे चैन से सोने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि मुझे सिखाने के लिए उनके पास कार्यों की लंबी सूची होती थी। अगर मैं ये जानती कि बाद में इतना जागना पड़ेगा तो सन्यासियों जैसी त्याग तपस्या करने से साफ इनकार कर देती। जिंदगी तब भी मौन थी और आज भी। किस्मत की दुहाई देते हुए मैंने कॉफ़ी केटल का स्विच ऑन कर दिन का शुभारंभ किया। कहवा की खुशबू के छल्ले उड़कर जब नासापुटों को सहलाने लगे तो किचन टॉप पर अलसाई बैठी मैं स्फूर्ति से भर गई। गाढ़ी अनुभूति में आंखें खोली तो उजाले की रेखा सूरज की चुगली करती हुई सी लगी। दूर क्षितिज पर एक दो पंछी आसमान बुहार रहे थे। वहीं से मेरा और रात का साथ छूटा तो छूटता चला गया। कला, कहाँ हो? पति ने बुलाया नहीं, एक गायकी आलाप ली। काम की व्यस्तता इतनी कि मुझे लगा मैं रसोई में नहीं, कहीं कुएं के तल में बैठी हूं। जी कहिए। वहीं से मैं बोली, नितेश की शादी में जाना है या बस सोते ही रहना है? बंदा जैसे खुद सोता है वैसा ही सोचता है। कहा नहीं, बस सोचा। उन्हें अचानक जिम्मेदारी का बोध हो आया था, लेकिन मेरे भाग्य में कहाँ। सो गुस्सा सांसों में उतर आया। फिर भी मन की मलामत दबाते हुए कहा, आप सोच लो, मैं तो तैयार हूं। अबे यहाँ तो आओ, नाराज क्यों होती हो सुबह से? सुबह? दोपहर होने में बस आधे घंटे की कमी है, सोए रहो, शादियां तो होती ही रहती हैं संसार में। रात की गुस्सा याद कर मैंने कहा और बुदबुदाते हुए खिड़की के पर्दे खींच दिए। एकाएक उजाला आंखों पर पड़ने से उन्हें तकलीफ हुई, सो पर्दे बंद करने का फरमान सुना दिया। नहीं मानने का मतलब था कि फिर से झगड़ा, सो चुपचाप पर्दे लगा दिए। अब बोल भी दो, कुड़न दबाते हुए मैंने कहा। अच्छा सुनो, एक गिलास गुनगुना पानी, स्लीपर, शेविंग किट दे दो और जरा मेरा मोबाइल भी चार्जिंग पर डाल देना। उन्होंने नजाकत से कहा, जैसे उनके सामने रूम सर्विस खड़ी थी। कहाँ वे विनम्र औरतें और कहाँ मैं। सो सहजता से कुछ भी न ले सकी और ब्याहता हुंके पीते पीते मेरे चेहरे पर गहरी पीरें पसर गईं। इन्हीं कारणों से शादियों में काट पैदा होने लगता है। मैं समझा नहीं। कोई बात नहीं, आप अपनी कहो। ठीक है, जब नाश्ता लग जाए तो बता देना, नाश्ता या लंच? अच्छा बोलोगी नहीं? ओके ओके। अच्छा, मेरे अंडरगारमेंट्स बाथरूम में रखो, मैं अभी आया। कामुक अंगड़ाई लेते हुए उन्होंने शीशे में निहारा खुद को और कहा, कला, यू आर सो हॉट। ओहो, पसीने से तर मैं, आनंद में डूबे आप, और फिर भी हॉट में? झूठे लोग, खोखली बातें। मैंने उन्हें उसी दृष्टि से देखा जिसमें खेद और खींच दोनों मिली थीं। पति को परमेश्वर मानो, वे ही तारणहारे हैं। दादी नानी की सशक्ति मन बढ़ी कहावतें याद आने से प्राण व्यग्र हो उठे। नवयुवक सा दिन उद्यमी बच्चे सा लगने लगा। पहले सोचा कि उनकी हर बात को खारिज कर दूं, लेकिन लड़ाई के डर से हौसला पस्त हो गया।
कुछ और हो वो भी कह देते। रसोई कहीं नहीं जाएगी, वैसे भी बिना भेदभाव के उसी ने मुझे समूचा स्वीकारा है। मैंने तटस्थ रहने का उपक्रम किया। अब छोड़ो, बाकी मैं खुद देख लूँगा। आंखें मारते हुए पति ने मुझे देखा। मैंने बिना किसी प्रति उत्तर के गंदे तौलिए उठाए और वॉशिंग मशीन की ओर लौटी ही थी कि पति महोदय की एक और फरमाइश हुई। कला, जूते मोजों के साथ मेरे कपड़े भी रख देना, आयरन की ज़रूरत समझ में आए तो कर देना। ओहो, तुम्हारा मुंह लाल क्यों लग रहा है? क्या मेड की छुट्टी कर दी? ये गलत किया तुमने। इन शब्दों के साथ उन्होंने मुझे खुश करने की उतनी ही जहमत उठाई थी जितनी च्युइंगम पर चिपकी मिठास। मुझे भी उनकी रूमानियत नीम से कम कहाँ लगी थी। शादी जब तक समझदार नहीं बनती तब तक पति की चालाकियां होशियार पढ़ी लिखी बीवी को भी समझ में नहीं आती और स्त्री सिर धुनते धुनते पत्थर में बदल जाती है। हाँ, शिला बनी स्त्री की औलाद यदि इंसान निकली तो मूर्ति बन सकेगी, नहीं तो पड़ी रहेगी किसी कोने अंतरे। राम आने से रहे। अब खिसियाते बड़बड़ाते उनका मांगा उन्हें प्राप्त हो चुका था, लेकिन मुझे इससे न उन्हें मतलब था और ना ही मैंने खुद को महत्व दिया था। तन मन मांझना तो दूर, मैंने कुछ डिसाइड तक नहीं किया था। सुबह से यदि कुछ किया था तो वो फूल वाला, दूध वाला, अखबार वाला और ना जाने कितने वालों को फ़ोन करके समझा चुकी थी कि आज के बाद उन्हें कब से अपने काम पर पुनः लौटना है। क्या ये काम गिनाने लायक नहीं होते? मैंने खुद से पूछा और निरुत्तर ही रह गई। मात्र एक तुलसी का गमला रखने में पड़ोसन ने ससुराल के पते से लेकर आधार कार्ड तक का पूछ लिया था। एक पति है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी कहता है। मूक परिधियों की अपनी लाचारी देखकर मैं दंग थी। मेरा जीवन विरोधाभासों में रहने का इतना आदी हो चुका था कि मैंने स्वयं को दंग रहने की अवस्था में ही छोड़ दिया और काम की आखिरी खेप समेटने लगी। तब जाकर कहीं 2:30 बजे साड़ी पहनने का नंबर आया। घर से जल्दी निकलेंगे कहा था ना, अब तो देर हो गई। माना कि तुम वीआईपी एंट्री पसंद महिला हो, लेकिन ये घर की शादी है, थोड़ा तो मेरे बारे में सोचा होता। अब जल्दी से नीचे आओ, मैं गाड़ी में इंतज़ार करता हूँ। और सुनो, ताले ठीक से लगाना। उनके ताने हमेशा मेरी समझ के परे ही रहते आ रहे थे, सो उनकी बात को उनके पास ही छोड़कर मैंने कहा, ठीक है, बेबी को सैंडल पहनाकर अपने साथ लिए जाओ। अच्छा, ये भी काम करना पड़ेगा? वेरी गुड, बनो कितने भी महान, लेकिन काम मेरे बिना चलता नहीं। फिर छोड़ो, मैं बोली। अब लाओ भी। उन्होंने बेबी को सोफे पर दचक लिया। उनका आदमखोर अहम वातावरण में झन्न से उभरा और बालू में पड़े पानी की तरह बिला गया। तुम इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी चप्पल पहननी नहीं आती? जैसी माँ वैसी बेटी। पापा, ये तप्पल नहीं है। सुबकते हुए बेबी मुझे देखने लगी। उसके चेहरे से टपकती निरीहता मेरा सीना चाक कर गई। साड़ी बीच में रोककर, आप जाइए, मैं पहना लूंगी। सुनते ही सैंडल बच्ची को पकड़ाते कानी उंगली में चाबी घुमाते हुए बंदा फुर्र। थोड़ी देर बाद गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। पति सीटियां बजा रहा था और बेबी किलक रही थी। मैं उबले भात सी सीट पर पसरी फुटपाथ की अफरा तफरी देख रही थी। कुछ अच्छा देखने की चाहत में मेरी आंखें सड़क के किनारे खाल गांठते मोची बोहनी के लिए तरसती ठेली वालों पर जा टिकी। मेरे अंदर उदास सांसों की बांसुरी बज उठी। अचानक मुझे उलझन सी महसूस होने लगी तो खिड़की से झांकते हुए नजरें ऊपर की ओर उठा लीं। वहां भी धूल के गुबार में सूरज लाल गाल लटकाए पीठ फेरने को आतुर दिखा। दर्द के जंगल में सुख की घास भला कौन चढ़ सकता है? सबके हिस्से जीवन नामक एक बड़ा सा पत्थर आया है, उसी को घसीटते जाना जैसे सबकी नियति है। इस विचार ने मेरी उदासी को घटाया नहीं बल्कि इजाफा कर दिया। बहुत ढूंढने के बाद भी स्निग्धता जब नहीं मिली तो लगा कि मैं ही बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। सो स्वयं से चढ़कर आंखें मींच लीं। पलकें बोझिल होने लगी थीं। जितना मैं मौन चाहती थी, मेरी बिटिया प्रश्न बुनने के मूड में आ चुकी थी। उसके बावजूद मेरे होंठ शिथिल होकर एक दूसरे से चिपक चुके थे। आंखों के किनारे कीचड़ फेंक रहे थे। रुमाल से कई बार पोंछना चाहा, लेकिन नतीजा जस का तस रहा तो छोड़ दिया। जिस बात को मैंने छोड़ा था बस उसी को चुटकी लेते हुए पति ने उठा लिया। क्या हाल बना रखा है? कभी तो रोमांटिक फेस बना लिया करो। दुनिया में औरतें कैसे पॉपकॉर्न की तरह फूटती रहती हैं। एक ये हैं, लुटे पिटे बनिए की तरह मसालों में डूबी एक बुझी ठंडी औरत। कौन है ये आदमी? मेरे भीतर की स्त्री ने पूछना चाहा। मैं कुछ बोलती उसके पहले पति बोल पड़े। बनिए से ध्यान आया, तुमने सिलेंडर से गैस बंद की थी?
बोलती क्यों नहीं? बड़ी बालकनी का ताला? तुम्हें मजाक लग रहा होगा। अभी एक हफ्ते पहले सोसाइटी में शर्मा परिवार शादी में गया था। जब लौटा तो उन्हें घर साफ मिला। वे लगभग कार की स्टीयरिंग पर झुकाए थे। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। मैं अभी तक थकान से हलकान थी। अब मेरे जी में भय फूट पड़ा था। मुझे अपने ऊपर भयंकर शक होने लगा। लेकिन गाड़ी घर से इतनी दूर निकल आई थी कि लौटने का मतलब बारात का छूट जाना था। फिर भी मैं लौटकर संतोष कर लेना चाहती थी। गाड़ी घुमा लो, 5 मिनट देर से पहुंचने में वहां कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरा घर राख हो जाएगा। मैंने कहा तो जोर से, लेकिन सुना नहीं गया। मैं एक के बाद एक काम याद करने लगी, माथा भन्नाने लगा, पर गैस सिलेंडर से बंद करने का कोई सिरा पकड़ नहीं आया। बहुत सोचने पर भी जब हल नहीं निकला तो मौन प्रार्थनाएं चालू हो गईं। ये अटल अहवाती श्रद्धा आस्था नामक 2 शब्दों की दम से हम औरतों की दुनिया आबाद है। क्या बुदबुदा रही हो? खुलकर बोलो कि तुम्हारा कोई दोष नहीं। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारी लापरवाही हम झेलेंगे। आखिर पति जो ठहरे तुम्हारे। गाड़ी चलाते हुए उन्होंने अपनी बाईं कोहनी मेरी छाती में गड़ा दी। मैं दर्द से करहा उठी। आगे देखो वरना, चोट सहलाते हुए मन महसूस कर कहा। वरना क्या? बोलो। शहर में आज कितनी शादियां हैं। हर दूसरी कार पर फलाने पड़ने ठिकाने पोस्टर चिपके दिखे जा रहे हैं। मैंने बात बदलने की गरज इसलिए की कि मन शांत बना रहे, क्योंकि एक बार आंसू छलका तो घंटों रुकेगा नहीं। क्यों, तुम्हें जलन हो रही है? सब मेरे जैसे नहीं होते हैं शादीशुदा कुंवारे। अरे मुझे क्यों होगी जलन? कुंवारे तुम हो सकते हो, मैं नहीं। बोलते से परिणय पोस्टर और पति ने दुअर्थी आंखें नचाईं। अर्थ मैं भी समझ रही थी पर रिएक्ट नहीं किया। मैंने अभी पलकें झपकाई ही थी कि फूलों से सजी एक लाल कार मेरी गाड़ी के शीशे खरोचते हुए निकलती, यदि महोदय बचा नहीं लेते। खैर, देखा क्या कमाल का पोस्टर था। सुकेश परिणय सुनैना। मेरी बढ़ी हुई सांसें अभी थम भी नहीं पाई थीं कि इन्होंने मेरी टांग पर अब की करारी चुटकी काट ली। झुंझला कर मेरा पारा हाई हो गया। कितने भी पोस्टर बोलते से क्यों ना हो, स्त्री की बोलती बंद करना सभी जानते हैं। कायदे से इन्हें परिणय पोस्टर नहीं, दमघोटू पोस्टर कहना उचित होगा। क्षुब्ध मुस्कान ने मेरे होठों को छुआ जो पति को जहर होकर लगी। कुछ कहा क्या? मेरे पास कहने को क्या है? वैसे भी युग बीता मेरे नहीं हमारे परिणय को। गाड़ी ठीक से चलाइए, सही सलामत घर भी लौटना है। युग तो नहीं, हुलिया जरूर। और ये क्या बार बार गाड़ी ठीक से चलाओगे रट लगा रखी है। कहते हुए उन्होंने गाड़ी को 5वें गियर में डाल दिया तो लगा इस आदमी के चक्कर में मुझे भी रोड रेस में धर लिया जाएगा। ऊपर से मैं अपनी हाय तौबा में बेबी को जगाए रखना भूल गई थी। ये मध्यम वर्गीय माएँ भी ना पीछे की सीट खाली रहते हुए भी बच्चे गोद में लेकर सफ़र तय कर लेती हैं। मैं थके तन मन के साथ अपनी भावनाओं को दुरुस्त करने लगी थी, क्योंकि ससुराल की ओर मुड़ने वाले रास्ते पर लगा होर्डिंग कानपुर की शान पान पराग मुझे दिख गया था। सर तो ठीक से ओढ़ लो मैडम, हम घर पहुंचने वाले हैं। वैसे तो कोई रोक टोक है नहीं। पति ताव खाते हुए से बोले, जिसे सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा। ओढ़ क्या लें, पल्ले पर तो बेबी सोई है। ओहो, तो पल्लू भी मैंने घूमकर उन्हें देखा, जैसे फूलों के पालने से गाड़ी तक मुझे गोद में उठाकर लेकर आए हों, और कसमसाकर माथे तक घूंघट खींच लिया। 2-4 दुकानें छोड़कर गाड़ी घर के सामने खड़ी हो गई। रंगीन बल्बों की लड़ियां और आम पत्तों की बंधनवार से सजे घर को मैं देख ही रही थी कि पति की एक प्यारी सी एडवाइस फिर लुढ़क आई। ये पपीता जैसा चेहरा लटकाकर मत रखो, थोड़ा हंसमुख सा सुधार कर लो, बेहतर रहेगा। सामान गाड़ी में छोड़ दो, बेबी को लिए जाओ। उन्होंने फर्ज अदायगी की एक मिसाल पेश की थी, लेकिन सोते हुए बच्चे को लेकर चलना क्या इतना आसान होता है। ऊपर से मेरा एक पाँव सुन्न हो चुका था, सो बेबी के साथ उसको भी जगाने का प्रयास करने लगी। अच्छा ऐसा है, हम तुम्हारे नौकर तो हैं नहीं जो गेट खोले खड़े रहेंगे। जल्दी से बाहर निकलो, वरना चाचा जी यही सोचेंगे कि मैं तो बिल्कुल बीवी का गुलाम बन चुका हूँ। उन्होंने झुककर कहा। चाचा जी सब कुछ जान ही लेते हैं तो ये भी जान लेंगे कि गुलाम आप नहीं मैं बन चुकी हूँ। बोलकर मैं गाड़ी से उतरने लगी, लेकिन उनके आहत पुरुषत्व ने अंगूठे और 3 उंगलियों से कुत्ते जैसा मुंह बनाकर मुझे समझाया कि मैं अपना मुंह बंद रखूं। ओके बाबा कहकर लगभग 5 मिनट तक पांव पटकने के बाद मैं चल पाई।
बेबी के लिए मैं कृतज्ञ थी। घर में बारात जाने की तैयारियां पुरजोर चल रही थीं। कहीं हल्दी अक्षत, कहीं साड़ी का मैचिंग ब्लाउज, दूल्हे का मोर, आलता की कटोरी मांगी जा रही थी, तो कहीं किसी के पति अपना बारात के लिए सजा हुआ सूटकेस मांग रहे थे। इसका मतलब अकेली मैं ही बेचारी नहीं हूँ। अनकहा सा संतोष मन में उभर आया। हल्की नज़र से जायज़ा लेते हुए मेरी नज़र इंदौर वाली बुआ पर जाकर ठहर गई, जो चाय के लिए रट लगाई थी। अरे कोई मुझे भी चाय पिला दो, राम जाने मायके की देहरी फिर चढ़ने को मिले या ना। बुआ अपने उद्गार आंखों से पोंछ रही थी और मैं देर से पहुंचने का अपराध बोध समेटे जल्दी से कहीं किसी कोने में बैठकर नई पुरानी हो जाना चाहती थी, ताकि किसी के पूछने पर कह सकूं, समय तो नहीं देखा पर काफ़ी वक्त हुआ है आए हुए। कौन देखता है इतनी भीड़ में मुझे, सोचते हुए अधसोई बिटिया को कंधे पर लटकाए चप्पल छिपा ही रही थी कि बुआ ने देख लिया। हाय राम, धीरज की बहू को देखो, हाथ में दिया लेकर आई है। बुआ, अभी तो 4 भी नहीं बजे और आपका अंधेरा दिया होने लगा। कहना था, लेकिन मेरा जिंदाबाद साहस का गुब्बारा धड़ाम से फटा और चिथड़े चिथड़े होकर बिखर गया। मैं अपराधी नज़रों से सबकी ओर देख रही थी कि कोई मुस्कुरा कर मुझे देखे तो मैं भी हंसकर जश्न में शामिल हो जाऊं। लो जी, भाभी आ गईं। न जाने कहाँ से नितेश मोबाइल खोजते हुए बाहर निकला था। जहां बुआ को छोड़कर किसी ने मेरा आना नहीं जाना था, उसने बाहर भीतर हंगामा मचा दिया। तभी शायद बुआ की चाय में एक कप मेरा भी जोड़ दिया गया होगा। थोड़ी देर में महाराजन मेरे लिए भी ट्रे में चाय लेकर आई तो पता चला। चाय पीते हुए मैंने देखा शादी का माहौल एक अलग उत्साह लेकर आया था। बूढ़ी औरतें भी अपनी शादी और सुहागरात की बातें याद कर हंसे जा रही थीं। घर की महिला मंडली चटक मेकअप और नए परिधानों में आ चुकी थी। मेरी बिटिया जाग चुकी थी, सो मैंने अपना रिफ्रेश होना स्थगित कर दिया था। चटक मेकअप में भी कोई कोई स्त्री कितनी सुंदर लगती है, वो भी दिन के उजाले में, है ना। नितेश की बहन मेघा से मैंने वैसे ही कहा जैसे सामान्य जन कुछ तो कहने के लिए कुछ कह देते हैं। अपनी अपनी चॉइस है भाभी, बट आई डोंट लाइक एनी मेकअप। भाभी, आपने एमए का फॉर्म भरा? उसने मेरा कंधा सहलाते हुए मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया। लेकिन अभी कहते हुए फॉर्म के बाबत मेरे मुंह से एक भी शब्द और न निकल सका। उल्टे अपने विचारों में उलझी मैं उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगी। वैसे देखा तो पहले भी था मेघा को, और ये भी पता था कि वो हम औरतों से अलग है। मेघा अपने भाई नितेश की शादी में पीएचडी की आखिरी थीसिस जमा करके आई थी। खादी के इंग्लिश ग्रीन कुर्ते के साथ नीली जीन्स और उसकी आंखों में अपने होने की चमक देखकर सुबह से पहली बार मुझे कुछ अच्छा लगा था। लेकिन क्या भाभी, मेघा ने फिर कहा, दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने वाली स्त्रियों के इर्द गिर्द रहने वाला मेरा दब्बू मन बोल जरूर न सका, लेकिन मेघा के विश्वासी शब्दों में कुछ अटक सा गया। उसी बीच मेरी आंखें पति से जा टकराईं। जिसे चाहती तो मैं बिल्कुल नहीं थी, पर हुआ वही। तुरंत उनकी तरफ से इशारे से मुझे समझाया गया कि साड़ी बदल लूं। जानबूझकर मैं दूसरी ओर देखने लगी। वे घूमकर उधर से इशारा करने लगे। अजीब जबरदस्ती थी। मैंने घुटनों पर साड़ी की सलवटों को सीधा कर पल्ले को संवार लिया, पर उठी नहीं। पति के प्रति मेरा मौन किंतु खुला पहला प्रतिकार था। और सुनाइए भाभी, कैसा चल रहा है? मेघा ने अपनी हथेलियां मलते हुए फिर पूछा। मेरा कैसे, क्या? मैं उसे अपने जीवन की ऊब के बारे में क्या बताती? सच कहूं तो मैं हड़बड़ा गई थी। फिर भी हिम्मत जुटाकर कुछ बोलती, लेकिन पति की आवाज़, कला हरी अप, मेरे कान खींच गई। मेरे भीतर डर का एक थरथराता हुआ दोलन उठा और अनचाहे आंदोलन में बदल गया। धड़कनों की गति ने समय के उस टुकड़े को भी तरंगित कर दिया जिसमें मेघा मेरे साथ थी। भाभी, आपको बदलना है साड़ी? मेघा ने मुझसे पूछ लिया, जैसे वो मेरी बातों में शामिल थी। मैंने भी ना में सिर हिला दिया। देन जस्ट इग्नोर एंड एंजॉय। मैं चकित थी। इग्नोर, वो भी अपने पति परमेश्वर को? कला, सुना नहीं? अपने नज़दीकी स्नेहिल जनों से घिरे बेबी के पापा अब तक पूरे रुआब में आ चुके थे, सो अकड़े मेरे सामने खड़े थे। लड़ने की जगह मौन हो जाना मैंने अपने पिता से सीखा था। बचपन से मैंने उन्हें कहते सुना था कि प्रश्नकर्ता जब उत्तर पाने के छटपटा रहा हो, उस वक्त तुम मजबूत मौन धर लो, बस काम हो जाएगा। सच में कभी कभी मौन बड़ा बेतुका और अभद्र होकर प्रकट होता है। क्या है धीरज भाई, लीव इट यार। भाभी जब इन्हीं कपड़ों में कंफर्ट महसूस कर रही हैं तो रहने दो ना, पीछे क्यों पड़े हो?
अगर साड़ी बदलना इतना ज़रूरी है तो भाभी की साड़ी आप। हा 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 करते हुए मेघा ने इनको बाहर की ओर ढकेलना चाहा। अब मेरी धड़कनें अस्थिर होने लगी थीं। स्त्री के दृढ़ रूप को देख मेरे पति भी रहे थे और मैं भी, लेकिन मेघा की गंभीर मुखमुद्रा, आत्मचेतना से भरी आवाज़ सुनते हुए एकाएक मेरे बदन में झुरझुरी के साथ कंपन हुआ और मुझे अपने सर का बोझ उतरता हुआ सा महसूस होने लगा। आंखों में ललछौई शाम झूम उठी, उबते चूबते हृदय में सागर जैसी प्रशांति। मैंने 2 मिनट के लिए आंखें मूंद लीं, लेकिन उनकी परछाई का दबाव मुझे बराबर महसूस हो रहा था। मेघा ने बेबी को मेरी गोद से उठाया तो झटके से मेरी आंख खुल गई। मैंने मंडप के नीचे बैठे नितेश को घूमकर देखा। उसके मन की कामायनी गमक से घर का माहौल गमक रहा था। अचानक मुझे इतना खुशनुमा कैसे लग सकता है, लेकिन लग तो रहा था। मैंने खुद से पूछते हुए पति की ओर देखा। अब कि वे बाहर जाते हुए दिखे। मैं परिस्थितियों के अनुसार खुद को संतुलित करने का गुणाभाग लगा ही रही थी कि चाची की भर्राई आवाज़, धीरज की दुल्हन कहाँ है, सुनाई पड़ी। मैं अपना दुख झटक कर उठने भी लगी थी, लेकिन मेघा ने उठने नहीं दिया। मम्मा, आप तो नाम से पुकार सकती हो, इतना प्यारा नाम है भाभी का। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कला, क्या सोच रही हो? जल्दी से आओ, नितेश की आंखों में काजल लगाओ आकर, वैसे ही देर हो चुकी है। चाची ने डिबिया मेरी ओर बढ़ा दी। मेरा मन हुआ कि नितेश से पहले मैं मेघा की आंखों में काजल की एक महीन रेखा खींच दूं। स्त्री की दृढ़ता भरी कजरारी आंखें। मेरे भीतर की स्त्री अब हल्की हो चुकी थी, सो एकाएक उसने उजाले की ओर छलांग लगा दी। पंख फैलाकर उड़ जाने का मेरा भी मन हो रहा था, लेकिन मैं अभी भी कसे जबड़े और झुके कंधों के साथ नितेश की आंखें आंज रही थी। मेरी बिटिया को गोद लिए मेघा नितेश को छेड़ रही थी। देख ले भाई, तेरी बीवी को खाना बनवाने के लिए दिल्ली ले जाऊंगी। पर मुझे कसा कसा देखकर वो फिर मुझसे बोली, क्या हुआ कला भाभी? अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तन को मन का साथी बनाने में थोड़ा समय लगता है। आगे से अपने आप को थोड़ा महत्व दोगी तो दोनों को एक साथ पकड़ सकोगी। मेघा ने मेरी पीठ पर धौल जमाया और बिटिया को मेरी गोद में उतारते हुए स्नेह से मेरे कंधे मसक दिए। मैंने बेबी को अपने गाल से चिपकाया तो लगा जैसे किसी ने ओस से भीगा ठंडा फाहा मेरे गालों पर रख दिया हो। गाल बेबी के ठंडे थे या मेरे, नहीं पता, किंतु मुझे लगा बहुत अच्छा, आरामदायक। अपनी बेबी को मैं मेघा की तरह बनाऊंगी, खूब पढ़ाऊंगी और सही वक्त पर सही बात बोलना सिखाऊंगी। कुछ कहा भाभी? नहीं, बस बेबी। अपनी जेब छिपाते हुए मैंने मेघा को देखा। वो एक पोस्टर हाथ में लिए कहीं जा रही थी। पोस्टर पर नैना परिणय नितेश लिखा था। मेघा, ये क्या किया तुमने? ये तो हमारी परंपरा के घोर विरुद्ध में है। अपने यहाँ पुरुष का नाम ही आगे रहता है। मैंने मेघा के कान में हड़बड़ाहट कर फुसफुसाया, सोचकर कहीं हंसी खुशी के बीच कोई उसे डांटने न लगे। नहीं भाभी, गौरी शंकर राधा कृष्ण सीता राम, पुरुष नहीं स्त्री का ही नाम आगे रहता है। आपने शायद पढ़ा नहीं ठीक से, मेघा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं लोगों के चेहरे पर आते जाते रंगों के बीच मेघा की खुशी को अलग से नोटिस कर पा रही थी कि किसी की आवाज़ आई, बारात चली गई। मतलब मेघा की नई परंपराओं के साथ? मैंने खुद से पूछा और खुद ही मुस्कुरा पड़ी। अभी आप सुन रहे थे कल्पना मनोरमा जी की लिखी हुई कहानी महोदय। कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।